Hello everyone. Welcome to the video series where we are revising or preparing or studying for the upcoming patent agent examination. So in this video, we'll be studying about the provisional and the complete specification in terms of patent application. So basically, before we move on to what a provisional specification is or what a complete specification is, we need to know कि specification क्या होता है. सो बेसिकली स्पेसिफिकेशन जो है वो एक टेक्नो लीगल डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर साइंटिफिक एंड टेक्निकल पार्ट होता है आपके इन्वेंशन का एज इन साइंटिफिक एंड टेक्निकल डिस्क्लोजर एंड इट आल्सो कंटेन्स द क्लेम्स ऑफ द इन्वेंशन जिनके बेसिस पे हम प्रोटेक्शन सीख कर रहे हैं जिनके बेसिस विच these claims they form the basis of rights of the patent when it is granted. तो इन claims के basis पे हमें exclusive rights मिलते हैं. सो बेसिकली क्या हुआ कि जब हम पेटेंट एप्लीकेशन फाइल कर रहे हैं तो जो स्पेसिफिकेशन है इट विल फॉर्म अ वेरी क्रूशियल पार्ट ऑफ द पेटेंट एप्लीकेशन. अब जो स्पेसिफिकेशन है विच इज अ टेक्नो लीगल डॉक्यूमेंट हम इसको या तो प्रोविजनल या फिर कंप्लीट स्पेसिफिकेशन के फॉर्म में फाइल कर सकते हैं एंड दिस इज टेकन केयर ऑफ बाय सेक्शन 9 एंड सेक्शन 10 ऑफ द पेटेंट्स एक्ट. ये इंफॉर्मेशन की प्रोविजनल एंड कंप्लीट स्पेसिफिकेशन एंड कंटेंट्स क्या होने चाहिए इन स्पेसिफिकेशंस के, ये सेक्शन 9 और 10 ऑफ द पेटेंट्स एक्ट में आपको मिल जाएंगे. सो प्रोविजनल एंड कंप्लीट स्पेसिफिकेशन जो है वो फॉर्म 2 के थ्रू हम फाइल करते हैं. दिस इज ऑल्सो अवेलेबल इन द पेटेंट्स एक्ट. द फॉर्म्स, उनका फॉर्मेट एंड एवरीथिंग इज प्रोवाइडेड इन द इंडियन पेटेंट एक्ट uh, in the first schedule of the Indian Patent Act. All the forms, relevant forms, उनका format क्या रहेगा, everything is there at the end in Schedule 1, first schedule. So, provisional and complete specification have to be filed in Form 2 and उसके साथ जो है Form 1 भी file करना important है. As we have already discussed कि Form 1 का क्या रहता है function. Along with these, all the prescribed fee that is required, that needs to be also filed when we are filing a patent application or specification. चाहे वो provisional हो चाहे वो complete specification हो, वो हमारी जो है prescribed fee के साथ फाइल किया जाएगा. तो prescribed fee जो है ये हमें सेकेंड शेड्यूल में मिलती है. This is here it is wrong. So prescribed fee as of the latest patent act is in second schedule. अब फर्स्ट जो फॉर्म 2 है जिसके थ्रू हम प्रोविजनल या कंप्लीट पेटेंट एप्लीकेशन फाइल करते हैं उसका फर्स्ट पेज पे क्या क्या इंफॉर्मेशन होनी चाहिए. सो द फर्स्ट पेज ऑफ दिस फॉर्म 2 विच इज द स्पेसिफिकेशन फॉर्म, उसके पेज पे सबसे पहले तो आपका टाइटल प्रेजेंट होना चाहिए, टाइटल ऑफ इन्वेंशन, देन द नेम, एड्रेस, नेशनैलिटी ऑफ ईच ऑफ द एप्लीकेंट्स. जो एप्लीकेंट है उस पर्टिकुलर पेटेंट एप्लीकेशन का उसका नाम, एड्रेस और नेशनैलिटी होना चाहिए. फिर वी हैव टू गिव अ प्रियम्बल टू द डिस्क्रिप्शन जो हम डिस्क्लोज करने वाले हैं उस स्पेसिफिकेशन में. तो इन केस हमारी प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन है तो जो प्रियम्बल होगा इट विल रीड दिस: द फॉलोइंग स्पेसिफिकेशन डिस्क्राइब्स द इन्वेंशन. बस कि वो इन्वेंशन डिस्क्राइब कर रहा है. और अगर कंप्लीट स्पेसिफिकेशन है तो प्रियम्बल विल रीड समथिंग लाइक, समथिंग क्या, प्रियम्बल विल रीड द फॉलोइंग स्पेसिफिकेशन particularly describes the invention and the manner in which it is to be performed. तो we see the difference between the preamble of provisional specification and the preamble of complete specification. क्या है यहाँ पे, provisional specification में सिर्फ ये है कि जो specification है it will describe the invention, कि इन्वेंशन क्या है डिस्क्लोज करेगा. बट कंप्लीट स्पेसिफिकेशन का प्रियम्बल कहता है कि जो स्पेसिफिकेशन है वो पर्टिकुलरली डिस्क्राइब करेगी इन्वेंशन को, ठीक है, एंड किस मैनर में उसको परफॉर्म करना है, हाउ द इन्वेंशन नीड्स टू बी कैरिड आउट, हाउ इट इज टू बी परफॉर्म्ड इज ऑल्सो रिटन इन द कंप्लीट स्पेसिफिकेशन. सो कंप्लीट स्पेसिफिकेशन एक फुल डिस्क्लोजर होता है. अब टाइटल ऑफ इन्वेंशन जो है, it should disclose the specific feature of the invention.
कि आप जो इन्वेंट किया है, आपने जो आपकी क्रिएशन है, उसका टाइटल से थोड़ा सा आइडिया लग जाना चाहिए कि वो स्पेसिफिकली है क्या। एंड द टाइटल का जो वर्ड लिमिट है, इट शुड नॉट बी मोर देन 15 वर्ड्स। तो हमारी यहाँ पे वर्ड लिमिट जो है टाइटल की, इट शुड नॉट बी 15 वर्ड से ज्यादा, 15 वर्ड से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 15 वर्ड्स या उससे लेस होना चाहिए टाइटल ऑफ इन्वेंशन। फिर जहां जहां ड्राइंग्स की रिक्वायरमेंट है, एप्लीकेंट को ड्राइंग सबमिट करनी है स्पेसिफिकेशन के साथ। और जो कंट्रोलर है वो भी इन फर्दर एग्जामिनेशन स्टेजेस ड्राइंग्स को मांग सकता है एप्लीकेंट से। सो द एप्लीकेंट हैज टू सबमिट द ड्राइंग्स एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड एट द एग्जामिनेशन स्टेज, wherever necessary. सो जो ड्राइंग्स हैं, दे विल बी अ पार्ट ऑफ द स्पेसिफिकेशन। ठीक है, एंड स्पेसिफिकेशन के कंटेंट के अंदर हमने सुटेबल रेफरेंसेस देने हैं ड्राइंग के। एंड कंट्रोलर ये भी कह सकता है कि बिफोर द ग्रांट, कंट्रोलर एप्लीकेंट से मांग सकता है कि वो इन्वेंशन से रिलेटेड मॉडल या सैंपल सबमिट करे, ताकि वो इन्वेंशन को बेटर इलस्ट्रेट कर पाए या बेटर अंडरस्टैंड कर पाए वर्किंग ऑफ द इन्वेंशन को। लेकिन जैसे कि ड्राइंग्स जो था, दे वर फॉर्मिंग अ पार्ट ऑफ द स्पेसिफिकेशन, लेकिन जो मॉडल्स या सैंपल्स हैं, दे विल नॉट फॉर्म द पार्ट ऑफ द स्पेसिफिकेशन। सो सच मॉडल्स और samples that have been required by the controller shall not form part of the specification. तो दो चीजें हो गई यहाँ पे, एप्लीकेंट को ड्राइंग प्रोवाइड करनी है या मॉडल या सैंपल प्रोवाइड करना है इफ रिक्वायर्ड बाय द कंट्रोलर। एंड जब ड्राइंग सबमिट कर रहा है, ड्राइंग्स विल बी पार्ट ऑफ द स्पेसिफिकेशन along with the suitable references, they shall be made in the specification. एंड जो मॉडल्स या सैंपल्स हैं of the invention for the purpose of illustration of the invention, they will not be forming a part of the specification. Moving on to filing the amendment to the specification. So this filing of amendment to the specification has been mentioned in section 57 and 58 of the Patent Act relating to the amendment parts. So बेसिकली जब अमेंडमेंट करने हैं, करेक्शंस या चेंजेस करने हैं हमें प्रोविजनल या कंप्लीट स्पेसिफिकेशन में या किसी ड्राइंग के अंदर, तो हमें जो पेजेस है जिनके अंदर हम अमेंडमेंट कर रहे हैं, जिनके अंदर हम अमेंडमेंट इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं, उनको हमने रीटाइप करना है। एंड उन सारे पेजेस को हमने सबमिट करना है इन द फॉर्म ऑफ अ कंटिन्यूअस डॉक्यूमेंट। सो ऑल द पेजेस जिनके अंदर हमने अमेंडमेंट किया है, दे हैव टू बी रीटाइप्ड एंड दे हैव टू बी सबमिटेड to form a continuous single document when amendments are made, be it a provisional, be it a complete specification, or even if it is just a drawing का amendment. Then along with this single document में क्या रहेगा, एक marked up copy होगा जो कि clearly identify कर रहा होगा amendments को कि कहाँ कहाँ amendment हुई है। Along with that, a statement clearly indicating the portion, that means the page number and the line number which has been amendment or the drawing that is being amended, and with that he has to file the reason why this amendment is being done. ठीक है, देन वी नो वी हैव टू मेक श्योर कि अमेंडमेंट्स जो है हम स्लिप्स के थ्रू कि वी हैव पेस्टेड ऑन द स्लिप्स, और we have added a footnote, or we have written in the margin, or we have marked anywhere in the document. That is not the way amendment needs to be done. We have to file a marked up copy along with the followed by a clear copy of the final document after being amended. अब जब अमेंडमेंट करके एक एप स्पेसिफिकेशन में हमने रीटाइप मे बी अ सिंगल पेज और मल्टीपल पेजेस, if we have incorporated amendments into the specifications and we have submitted those particular amended pages, so by default ये these दो जो earlier pages थे, they shall be deemed to have been superseded or cancelled by the applicant. So further procedures में जो है, जो new pages जो incorporated amendment के साथ हमने फाइल किए हैं वो कंसिडर होंगे। नाउ कमिंग ऑन टू द प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन, अगर प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन की बात करें, तो प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन क्या होता है? पहला तो वी नो दैट प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन का जो प्रियम्बल है, इट सेज दैट द फॉलोइंग स्पेसिफिकेशन डिस्क्राइब्स द इन्वेंशन। फॉर्म 2 में ही जाएगा। वी नो अबाउट प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन इन सेक्शन 9 ऑफ द एक्ट। अब लेट्स से कि हमने एक इन्वेंशन किया है, बट हमारे अकॉर्डिंग उस इन्वेंशन का जो स्टेज ऑफ
प्रोग्रेस है वो उस लेवल तक नहीं पहुंचा जहां पे हम उसको कह सके कि हाँ भाई ये फाइनल स्टेज पे है, या फिर हम ये माने कि इसको हम पूरी तरह डिस्क्लोज कर सकते हैं। ठीक है, तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन फाइल कर सकते हैं, जिससे कि एक प्रायोरिटी डेट सिक्योर हो जाएगी। तो जब एप्लीकेंट, वी एज एन एप्लीकेंट, इफ वी फाइंड दैट आवर इन्वेंशन हैज रीच्ड द स्टेज जहां पे कुछ अमाउंट तो डिस्क्लोज हो सकता है लेकिन फुली डिस्क्लोज नहीं हो सकता, मतलब कि वो फाइनल स्टेज तक नहीं पहुंचा है, तो वो एक डिस्क्लोजर ड्राफ्ट कर सकते हैं, मतलब कि उसका रिटन डिस्क्रिप्शन रहे, और प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन के फॉर्म में उसको सबमिट करके अपनी एक प्रायोरिटी डेट सेट कर लेते हैं कि जिस दिन प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन आपने फाइल की है वो आपकी प्रायोरिटी डेट हो जाएगी फॉर द कंप्लीट स्पेसिफिकेशन दैट इज टू बी फॉलोड। तो फर्दर जो प्रोसीजर्स में डेट ऑफ पेटेंट जो कंसिडर होगा वो आपके प्रोविजनल की प्रायोरिटी डेट कंसिडर होगी। एंड इन केस अब ये चीज हमें जाननी है कि प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन फाइल करके जो हमने प्रायोरिटी डेट ली है, फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन हमारे पास 12 महीने का टाइम होता है कि हम उस प्रोविजनल के रिस्पेक्ट में एक कंप्लीट स्पेसिफिकेशन फाइल करें। सो इट गिव्स अस अ टाइम, फाइलिंग अ प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन गिव्स अस अ टाइम विंडो ऑफ 12 मंथ्स, जिसके अंदर हम अपनी पूरी जो बची कुची रिसर्च है फॉर द इन्वेंशन, डेवलपमेंट ऑफ द इन्वेंशन एंड एवरीथिंग टू टेक इट टू द फाइनल स्टेज, एंड फिर फाइनली विद इन 12 मंथ्स, बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 12 मंथ्स, हमको वो कंप्लीट स्पेसिफिकेशन फाइल करनी है, स्टार्टिंग फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग द प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन। अगर हम ये फाइल नहीं करते हैं, अगर हम कोई भी कंप्लीट स्पेसिफिकेशन विद इन 12 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन नहीं फाइल करेंगे, तो जो हमारी एप्लीकेशन है प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन की, इट विल बी डीम्ड टू बी अबैंडन्ड। ये कंसिडर की जाएगी कि आपने उस चीज को अबैंडन कर दिया है एंड वो नहीं उसको फर्दर लेके जाएंगे। एंड इन केस, इन अदर केस, इफ द कंट्रोलर इज ऑफ द ओपिनियन की, लेट्स से आपने किसी एप्लीकेशन, किसी इन्वेंशन के लिए दो या उससे ज्यादा प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन फाइल की हैं जो कि आपस में कॉग्नेट है, या फिर इफ वन इज द मॉडिफिकेशन ऑफ द अदर। ठीक है, यू हैव फाइल्ड टू और मोर प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन, एंड वो जो दो या दो से ज्यादा प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन है वो आपस में दे आर मतलब रिलेटेड, और या फिर एक स्पेसिफिकेशन में जो इन्वेंशन हमने डिस्क्लोज की है, दूसरे वाली में वो उसका मॉडिफिकेशन है, तो जो कंट्रोलर है he may allow the applicant to file just one complete specification in respect of both or all of those provisional specification। ठीक है, तो इस दिस इज अलाउड। एंड अगेन ये चीज हमने बहुत ध्यान रखनी है, लेट से हमने अप्रैल 2025 में एक प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन फाइल की थी, फिर हमने अगस्त 2025 में दूसरी प्रोविजनल फाइल की है जो कि आपस में कॉग्नेट थे या फिर एक दूसरे का मॉडिफिकेशन थी, तो जो डेट ऑफ फाइलिंग कंसिडर होगी, अगर हम उन दोनों का एक ही कंप्लीट स्पेसिफिकेशन फाइल कर रहे हैं, तो डेट ऑफ फाइलिंग विल बी कंसिडर्ड 12 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ द फर्स्ट प्रोविजनल एप्लीकेशन, मतलब कि अप्रैल 2025। तो ये एक एग्जाम्पल केस था कि चाहे आप दो या दो से ज्यादा प्रोविजनल फाइल कर रहे हो, अगर उनके लिए एक ही कंप्लीट स्पेसिफिकेशन फाइल कर रहे हैं, तो जो 12 मंथ्स का टाइम है फ्रॉम द प्रोविजनल टिल द कंप्लीट विल बी काउंटेड फ्रॉम द डेट वेयर यू फाइल द फर्स्ट प्रोविजनल वाला केस। चाहे वो आप एक ही भेज रहे हैं, चाहे वो मल्टीपल भेज रहे हैं, तो वो फर्स्ट के केस में जाएगा आपका प्रोविजनल डेट ऑफ फाइलिंग। ठीक है, एंड इन सच केसेस डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ द एप्लीकेशन इज द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ द अर्लीस्ट provisional specification as I said, and shall bear the number of that application। So जो नंबरिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग नंबर रहेगा वो वही रहेगा। अब an applicant within 12 months from the filing of a complete specification may request the controller to convert the complete specifications of file to a provisional specification। So, अगर अंडर द एक्सेप्शन, अगर ये कन्वेंशन, अगर एप्लीकेंट ने कन्वेंशन एप्लीकेशन नहीं फाइल की है या पीसीटी नेशनल फेज नहीं की है, उस केस में विद इन 12 मंथ्स फ्रॉम फाइलिंग अ कंप्लीट स्पेसिफिकेशन,
कंप्लीट स्पेसिफिकेशन फाइल करने के 12 महीने के अंदर एप्लीकेंट एक कंट्रोलर से रिक्वेस्ट कर सकता है कि जी मेरी कंप्लीट स्पेसिफिकेशन को प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन में कन्वर्ट कर दिया जाए। एंड इसके रिजल्ट में क्या होगा कि जब हमने अपनी एक कंप्लीट स्पेसिफिकेशन को प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन में कन्वर्ट करा दिया, तो अब हमारे ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई कि उस प्रोविजनल, उस कन्वर्टेड जो कंप्लीट कन्वर्ट हुई है प्रोविजनल में, उसके 12 महीने के अंदर अंदर हम एक कंप्लीट स्पेसिफिकेशन फाइल करें फ्रॉम द डेट ऑफ फर्स्ट फाइलिंग, जो जब हमने फाइल किया था कंप्लीट, जिसको हमने कन्वर्ट कराया है। लेकिन ये ध्यान में रखना है कि इस ये कन्वेंशन एप्लीकेशन और पीसीटी नेशनल फेज ऑफ एप्लीकेशन में नहीं एप्लीकेबल है ये चीज, कि हम कंप्लीट को प्रोविजनल में कन्वर्ट करा रहे हैं। देन आफ्टर हमने जब फाइल कर दिया है कंप्लीट स्पेसिफिकेशन, in case we have filed the complete specification, we as an applicant at any time before the grant of a patent, we can request the controller to cancel the provisional specification and convert. So basically क्या है कि आफ्टर फाइलिंग अ कंप्लीट स्पेसिफिकेशन, हम एज एन एप्लीकेंट एक कंट्रोलर को रिक्वेस्ट कर सकते हैं एनी टाइम बिफोर द ग्रांट ऑफ द पेटेंट टू कैंसिल दैट प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन। अब प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन किसके अकॉर्डिंग? सेक्शन 9 के सबसेक्शन 1 के अकॉर्डिंग, या फिर वो प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन जो कि हमने कंप्लीट से कन्वर्ट करवाई है टू प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन विच इज गिवन अंडर सेक्शन 9 सबसेक्शन 3। तो उस केस में जो कंट्रोलर है वो प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन को कैंसिल कर देगा, और जो हमारी डेट ऑफ फाइलिंग है कंप्लीट स्पेसिफिकेशन की, उसकी एप्लीकेशन डेट को पोस्ट डेटेड कर देगा, उसकी बाद वाली डेट आ जाएगी उसमें, क्योंकि हमने प्रोविजनल वाला कैंसिल करा दिया था। अब प्रोविजनल में दो वाला, या तो डायरेक्टली प्रोविजनल फाइल किया या फिर हमने कंप्लीट स्पेसिफिकेशन को कन्वर्ट कराया प्रोविजनल, तो उनमें से किसी को भी अगर हम कैंसिल कराते हैं तो कंट्रोलर कैन मे कैंसिल द प्रोविजनल एंड ही मे पोस्ट डेट द एप्लीकेशन टू द डेट ऑफ फाइलिंग कंप्लीट स्पेसिफिकेशन। अब इसका क्या मतलब आ रहा है? प्रोविजनल तो हमने कैंसिल करा दी, ठीक है, लेकिन हमने फिर कंप्लीट स्पेसिफिकेशन फाइल की, और हम चाहते हैं कि हमारी जो पिछली प्रोविजनल है वो कैंसिल हो जाए, वो खत्म हो जाए, तो उसके साथ उसकी जो प्रायोरिटी डेट है वो भी खत्म हो जाएगी, वो जीरो हो जाएगी। आपको प्रायोरिटी डेट प्रोविजनल वाली नहीं मिलेगी, लेकिन आपको प्रायोरिटी डेट जो कंप्लीट स्पेसिफिकेशन की डेट ऑफ फाइलिंग थी वो मिलेगी। तो दैट मीन्स वो पोस्ट डेट हो जाएगा एप्लीकेशन, ठीक है। तो यहाँ पे इस चीज का ये मतलब है। क्या हो गया है? Now, what will be the contents of the provisional specification? क्या क्या include होगा provisional specification में? This is provided in section 10 of the Patents Act. So अब हमारे पास again provisional specification क्या है? It is a techno-legal document. It describes the invention. It describes the invention, and provisional specification file करने के 12 महीने बाद विद इन 12 मंथ्स हमने एक कंप्लीट स्पेसिफिकेशन फाइल करनी है। अब प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन शैल एसेंशियली कंटेन द टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ इन्वेंशन। सो ये दो चीजें तो इंपॉर्टेंट है ही है, टाइटल होना चाहिए और डिस्क्रिप्शन होना चाहिए इन्वेंशन का प्रोविजनल में भी। यूजुअली इट्स नॉट एडवाइजेबल टू इंक्लूड द क्लेम्स इन द प्रोविजनल, ठीक है, बिकॉज जो मेजर पर्पस होता है प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन फाइल करने का वो होता है हमारा कि हम एक प्रायोरिटी डेट को क्लेम कर रहे हैं और अपनी इन्वेंशन को सिर्फ डिस्क्राइब करना चाह रहे हैं। तो हम सिर्फ टाइटल और डिस्क्रिप्शन डिस्क्राइब करते हैं अपने इन्वेंशन को, क्लेम्स नहीं इंक्लूड करते हैं, और हम इस प्रोविजनल को यूज करते हैं टू क्लेम अ प्रायोरिटी डेट फॉर आवर इन्वेंशन, ताकि वो हमारा जो आईपी है वो सेफ गार्ड हो जाए। देन जो डिस्क्रिप्शन पार्ट है वो पूरा सेकंड फर्स्ट पेज पे, तो हमने जैसे अभी ऊपर देखा था कि फर्स्ट पेज पे हमारा क्या क्या होगा, टाइटल ऑफ इन्वेंशन होगा, नेम एड्रेस नेशनैलिटी होगा एप्लीकेंट का, प्रियम्बल होगा। देन फिर जो मेन डिस्क्रिप्शन पार्ट है वो हमारा सेकंड पेज से स्टार्ट होगा। अब सेकंड पेज में क्या क्या चीजें होंगी प्रोविजनल के केस में? इट विल बिगिन with the field of invention की the specification, the present invention relates to so and so thing, so and so field, ऐसा करके एक
छोटा सा इंट्रोडक्टरी फील्ड ऑफ इन्वेंशन होगा, देन देयर विल बी अ बैकग्राउंड ऑफ इन्वेंशन, the objectives of invention and the statement of invention. And we advise the applicant to include as much information as the applicant has in a provisional specification at the time of filing. तो जितना information disclose कर सकते हो अच्छे से उतना disclose करो, लेकिन ये चीज हमें ध्यान रखनी है कि हम लोग डिविजनल एप्लीकेशन, कन्वेंशन एप्लीकेशन या फिर पीसीटी नेशनल फेज एप्लीकेशन के एप्लीकेशन के केस में हम लोग प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन नहीं फाइल कर सकते। इन केसेस में हमें कंप्लीट स्पेसिफिकेशन ही फाइल करनी होती है। अब हम बात करते हैं कंप्लीट स्पेसिफिकेशन की। कंप्लीट स्पेसिफिकेशन भी टेक्नो लीगल डॉक्यूमेंट है, बट इन दिस केस इट विल फुल्ली एंड पर्टिकुलरली डिस्क्राइब द इन्वेंशन, नंबर वन, एंड नंबर टू इट विल ऑल्सो डिस्क्लोज द बेस्ट मेथड ऑफ परफॉर्मिंग द इन्वेंशन। प्रोविजनल जो था सिर्फ उसको डिस्क्राइब कर रहा था इन्वेंशन को, कंप्लीट स्पेसिफिकेशन वो फुली एंड पर्टिकुलरली डिस्क्राइब करेगा उस इन्वेंशन को, एंड इट विल ऑल्सो डिस्क्लोज द बेस्ट मेथड ऑफ परफॉर्मिंग द इन्वेंशन एज इज नोन बाय द इन्वेंटर। तो कंप्लीट स्पेसिफिकेशन बहुत ज्यादा केयरफुली ड्राफ्ट करने की जरूरत होती है, एंड उसमें कोई एम्बिग्यूटी नहीं होनी चाहिए। And we have to make sure that as an applicant we have to fully disclose and particularly describe the features जिससे वो invention अच्छे से describe होगी। And जो disclosure है, जो हम complete specification की information लिखते हैं, वो इस तरीके की होनी चाहिए कि अगर कोई average skill का या average knowledge का बंदा है in India, वो उस इन्वेंशन को परफॉर्म कर पाए, उस इन्वेंशन को कैरी आउट कर सके जस्ट बाय रीडिंग व्हाट इज डिस्क्लोज इन द स्पेसिफिकेशन। सो वो एक एवरेज स्किल्स एंड नॉलेज पर्सन शुड बी एबल टू use and make the invention based on the disclosure that has been provided in the specification from the contents that have been disclosed. अब contents of complete specification क्या है? This is provided under section 10 subsection 4 of the Patents Act. So all the information pertaining to the contents of a specific complete specification. So यहाँ क्या है हमारा complete specification में, complete specification shall fully and particularly describe the invention as is said by me काफी times, and its operation or use and the method by which it is performed. फुली एंड पर्टिकुलरली डिस्क्राइब करनी है, जितनी डिटेल प्रॉपरली अच्छे से इन्वेंशन के बारे में सब बताना है, उसका यूज का क्या प्रोसेस है, क्या ऑपरेशन मेथड है वो देना है, एंड उसको हम कैसे परफॉर्म करेंगे, बेस्ट मेथड ऑफ परफॉर्मिंग वो देना है, विच इज द नेक्स्ट पार्ट। डिस्क्लोज द बेस्ट मेथड ऑफ परफॉर्मिंग द इन्वेंशन इट विच इज नोन टू द एप्लीकेंट। अब वो जो बेस्ट मेथड ऑफ परफॉर्मिंग द इन्वेंशन है, that is the thing for which he is entitled to claim the protection, कि वो क्या claim करना चाह रहा है, that will be the best method of performing the invention. Then finally the complete specification has to end with a claim or a set of claims. A claim or set of claim, number of claim क्या है वो depend करता है applicant पे, ठीक है, and the specification पे। So claim क्या होंगे, they will be defining the scope of the invention जिसके लिए हम protection को क्लेम करना चाह रहे हैं। नेक्स्ट, वी ऑल्सो इन केस हम लोग कोई बायोलॉजिकल मटेरियल यूज कर रहे हैं और हम वो मेंशन करते हैं अपने कंप्लीट स्पेसिफिकेशन में, वी हैव टू मेक अ रेफरेंस टू द डिपॉजिट ऑफ अ बायोलॉजिकल मटेरियल। कहाँ पे? इंटरनेशनल डिपॉजिटरी अथॉरिटी की, जहां पे हमने उसको डिपॉजिट किया है, जहां से वो अवेलेबल होगा, इन केस इट इज एप्लीकेबल। देन ऑल्सो अगर बायोलॉजिकल मटेरियल हमने यूज किया है और स्पेसिफाई किया है हमने स्पेसिफिकेशन में, तो हमने उसका सोर्स और ज्योग्राफिकल ओरिजिन भी मेंशन करना है, उसको भी हमने डिस्क्लोज करना है अपनी कंप्लीट स्पेसिफिकेशन में। देन देयर शुड बी एन एब्स्ट्रैक्ट, एंड उसके अलावा इन सब चीजों के अलावा अननेसेसरी इरेलीवेंट मैटर नहीं इंक्लूड करने की जरूरत हमको, जो भी इम्पोर्टेंट नहीं है इलूसिडेशन ऑफ इन्वेंशन के बारे में बताने के लिए, ठीक है। हमें टाइटल, डिस्क्रिप्शन, क्लेम्स, ड्राइंग सब कुछ अच्छे से देना है, करेक्टली देना है। अब अगर कोई एप्लीकेशन जो कंप्लीट स्पेसिफिकेशन जिसके लिए हम फाइल कर रहे हैं वो डिविजनल एप्लीकेशन के लिए है, अगर केस हमारा डिविजनल एप्लीकेशन का है, तो हमने
जो ओरिजिनल एप्लीकेशन थी उसका जो नंबर है उसका हमने रेफरेंस देना है अपनी अ, जिससे वो डिविजनल एप्लीकेशन बनी है। तो जो ओरिजिनल एप्लीकेशन थी जिससे हमने डिविजनल एप्लीकेशन बनी है हमारी, उसका ओरिजिनल वाली का हमने स्पेसिफिकेशन नंबर स्पेसिफाई करना है अपनी उसमें कंप्लीट स्पेसिफिकेशन में। दैट इज इम्पोर्टेंट कि हम स्पेसिफिक रेफरेंस कर दें उस पर्टिकुलर ओरिजिनल वाली एप्लीकेशन का। अब अगर पेटेंट ऑफ एडिशन का केस है, पेटेंट ऑफ एडिशन के केस में सेम चीज जैसे डिविजनल के केस में हमने ओरिजिनल वाले का रेफरेंस दिया था, पेटेंट ऑफ एडिशन के केस में भी हमने स्पेसिफिक रेफरेंस देना है किसको, टू द नंबर ऑफ मेन पेटेंट और एप्लीकेशन फॉर पेटेंट, जिस जिस पेटेंट जो ग्रांट हो गया है या फिर जो एप्लीकेशन है पेटेंट एप्लीकेशन जिसके रिस्पेक्ट में हम वो पेटेंट ऑफ एडिशन फाइल कर रहे हैं, हमने उसका स्पेसिफिक रेफरेंस देना है। एंड उसके लिए हमें एक डेफिनेट स्टेटमेंट देनी है कि द इन्वेंशन कंप्राइजेज एन इम्प्रूवमेंट इन और अ मॉडिफिकेशन ऑफ दैट इन्वेंशन दैट हैज बीन क्लेम्ड इन द मेन पेटेंट, जिसको या फिर मेन पेटेंट एप्लीकेशन। ठीक है। सो यहां तक हमारा हो गया। अब अगर हमारा नेशनल फेज एप्लीकेशन है, नेशनल फेज एप्लीकेशन के केस में हमने क्या इंक्लूड करना है? नेशनल फेज एप्लीकेशन के केस में टाइटल, डिस्क्रिप्शन, ड्राइंग्स, एब्स्ट्रैक्ट एंड क्लेम्स जो इंटरनेशनल एप्लीकेशन फाइल्ड विद द इंटरनेशनल एप्लीकेशन आर टेकन एज अ कंप्लीट स्पेसिफिकेशन। नेशनल फेज एप्लीकेशन में जो हमने इंटरनेशनल एप्लीकेशन के साथ टाइटल, डिस्क्रिप्शन, ड्राइंग, एब्स्ट्रैक्ट, क्लेम फाइल किए थे उनको हम एज अ कंप्लीट स्पेसिफिकेशन कंसिडर करते हैं। और जो एप्लीकेशन एन एप्लीकेशन कॉरेस्पॉन्डिंग टू एन इंटरनेशनल एप्लीकेशन फाइल्ड इन द पीसीटी मे बी मेड इन फॉर्म 1। अब इसके जो इंटरनेशनल एप्लीकेशन हमने फाइल कर दी है पीसीटी के अंडर, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग में जो है हम इस चीज को अप्लाई कर सकते हैं इन फॉर्म 1। However, the applicant, while filing such application corresponding to the international application designating India, may delete a claim in accordance with provisions contained in Rule 14। तो हम इस रूल को रेफर करेंगे। अकॉर्डिंग टू दैट जो भी हमारा है प्रोविजन इंटरनेशनल एप्लीकेशन का, उसके अकॉर्डिंग हम लोग उसको जो है अपना एप्लीकेंट है, दैट पर्सन इज अलाउड टू delete a claim if required। Let's see what Rule 14 is. So भाई Rule 14 में amendment to specification के regarding है as per the latest Patents Act. We'll get on to the act and the rules in the upcoming video series. तो अब आती है बारी, अभी हमने डिफरेंट डिफरेंट स्पेसिफिकेशन के बारे में देख लिया। अब हम सेपरेटली कि जो ईच चीज है, टाइटल, फील्ड, ये सारी चीजें एग्जैक्टली कैसे ड्राफ्ट करनी है, ये ड्राफ्टिंग रिलेटेड इंफॉर्मेशन है। सो लेट्स बिगिन विद दैट। सो टाइटल ऑफ इन्वेंशन कैसे लिखनी है हमने? टाइटल ऑफ इन्वेंशन जो है वो हमारा आ जाता है कि एक तो हमने अभी पहले ही डिटरमाइन किया कि इट शुड नॉट एक्सीड 15 वर्ड्स। तो 15 शब्दों के अंदर अंदर, 15 वर्ड्स के अंदर अंदर हमने अपना टाइटल लिखना है। ठीक है। एंड जो टाइटल है वो सफिशिएंटली इंडिकेट करना चाहिए कि आपका जो इन्वेंशन है उसका सब्जेक्ट मैटर क्या है, उसके स्पेसिफिक फीचर क्या है। तो उस पर्टिकुलर टाइटल में कि अ स्मार्ट पेन विद सो एंड सो थिंग, ठीक है, अ स्मार्ट बुकलेट सो एंड सो थिंग, ऐसा करके समथिंग, और अ मेथड एंड अ सिस्टम देयर ऑफ, और समथिंग, मतलब आपने प्रोसेस बनाया है, मेथड बनाया है, डिवाइस बनाया है, apparatus बनाया है, जो भी बनाया है उसका नेम जो डिस्क्राइब कर रहा है उसका एक इन्वेंटिव फीचर, तो वो एक स्पेसिफिक फीचर आ गया इन्वेंशन का, तो उसका टाइटल हो जाएगा। एंड जो टाइटल ऑफ इन्वेंशन है, इट डज नॉट नीड टू बी द सेम एज द प्रियम्बल ऑफ द मेन क्लेम। इट शैल बी ब्रीफ, free from fancy expression or ambiguity, and it has to be as precise and definite as possible, but it need not go into the detail of the invention। Obviously 15 शब्दों में आप डिटेल में नहीं जाएंगे, बस एक लाइन से बता देंगे कि हाँ दिस इज द इन्वेंशन दैट आई एम about to disclose in this specification।
नेक्स्ट इज द फील्ड ऑफ इन्वेंशन एंड द यूज ऑफ इन्वेंशन। अ फील्ड ऑफ इन्वेंशन जो है, इट हैज टू स्टार्ट विद दिस जनरल स्टेटमेंट जो कि ब्रीफली इंडिकेट करता है सब्जेक्ट मैटर जिससे कि इन्वेंशन रिलेट करती है, एंड इसका जो फॉर्मेट ऑफ राइटिंग है, दिस विल बिगिन विद दिस इन्वेंशन रिलेट्स टू डा 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 डा, जो भी इन्वेंशन का सब्जेक्ट मैटर है। तो वहां पे हम दिस इन्वेंशन रिलेट्स टू द फील्ड ऑफ agricultural technology, this invention relates to the field of protective systems, this invention relates to the field of communication technology, and more particularly then we can proceed on to mention certain advantages of the invention that bring out the clear area of application and the preferable use that we are trying to convey. And applicant may substantiate the industrial applicability of the invention also in this part, in this particular part जहाँ पे ये field of invention बोल रहा है। Next, prior art and problem to be solved. प्रायर आर्ट एंड प्रॉब्लम टू बी सॉल्व में क्या है कि दिस पार्ट वुड जनरली इंडिकेट कि करंट टेक्नोलॉजी का क्या स्टेट है इन दिस पर्टिकुलर फील्ड ऑफ इन्वेंशन में, करंट डेवलपमेंट्स क्या हो रही हैं, एंड अगर हमारी जो इन्वेंशन है इट इज एन इम्प्रूवमेंट ऑफ द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स एंड प्रोसेसेस, तो वो एक शॉर्ट स्टेटमेंट की क्लोजेस्ट जो प्रायर आर्ट नोन है आपको एज एन एप्लीकेंट, वो क्या है, एंड उसके कंपैरिजन में हमारा इन्वेंशन कैसे इम्प्रूवमेंट है ओवर दैट एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी, तो वो वाली चीज हम यहाँ पे मेंशन करते हैं। एंड वही ये हो गया एक इन अ वे आपका बैकग्राउंड ऑफ इन्वेंशन वाली चीज हो गई यहाँ पे। एंड वहां पे हम क्लोजेस्ट प्रायर आर्ट के कंपैरिजन में कि हमारे जी हमें तो ये पता है कि सो एंड सो टेक्नोलॉजी है, एंड आर present invention overcomes the shortcoming of the current technologies by डाडा डाडा मेथड। ठीक है, तो ये इस तरीके से मेंशन किया जा सकता है। नेक्स्ट अगर हम आते हैं वो है हमारा ऑब्जेक्ट्स ऑफ इन्वेंशन, या फिर जो ऑब्जेक्टिव जिसको हम कहते हैं कि हमारा व्हाट आर वी एमिंग टू अचीव थ्रू दिस इन्वेंशन, हमारा पर्पस क्या है, हमारा एम क्या है, हमारा क्लियर ऑब्जेक्टिव क्या है। तो इस पार्ट के थ्रू हम लोग ऑब्जेक्टिव्स दैट आर टू बी अचीव बाय द इन्वेंशन वो मेंशन करते हैं। जो भी टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं जो हम सोल्यूशन देना चाह रहे हैं थ्रू द इन्वेंशन, वो हम एज एन ऑब्जेक्ट्स ऑफ इन्वेंशन लिखते हैं, एंड दीज आर द स्टेटमेंट्स इन विच वी राइट द ऑब्जेक्ट ऑफ इन्वेंशन। द प्रिंसिपल ऑब्जेक्ट ऑफ दिस इन्वेंशन इज so and so, another object of this invention is abcd, a further object of his invention is so and so। So इस तरीके से we mention the objectives of our invention in the specification। This is objectives are followed by the summary of invention। जो summary of invention है, this comes before we give the detailed description of the drawings or the detailed description of the invention। So ये जो summary है इसके अंदर हम एक जो overview होता है invention का, जो distinguishing features होते हैं invention के जिसके लिए हम protection seek कर रहे हैं, हम उस चीज को एज अ समरी ऑफ स्टेटमेंट, समरी ऑफ इन्वेंशन हम मेंशन करते हैं स्पेसिफिकेशन के अंदर। तो it should clearly set forth the distinguishing features of the invention for which protection is desired, and the summary part is intended to declare the different aspects of the invention। जो novel aspects हैं, different embodiments हैं, ये सारी चीजें हम summary of invention में उसका एक overview सा दे देते हैं। Summary of invention के बाद अगर drawings are included in our invention, we have to give a brief description of the drawings, and we have to list them as figure 1, figure 2, figure 3, so and so, and उसको ड्राइंग को डिस्क्राइब करना है कि फिगर्स क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं। Then the brief description of the drawings is followed by the detailed description of the invention। So now here we describe the proper, जो fully and particularly describing the invention comes in this part, in the detailed description of invention part। अब डिटेल डिस्क्रिप्शन जो है इट विल गिव अ कंप्लीट पिक्चर ऑफ द इन्वेंशन कि हमने क्या क्या इंफॉर्मेशन है, बिकॉज इट इज फॉलोइंग द समरी ऑफ द इन्वेंशन। क्या नेचर है हमारे इन्वेंशन का, उसका क्या इम्प्रूवमेंट है, क्या मॉडिफिकेशन है ऑन द प्रायर आर्ट, एंड उसका सारा एग्जाम्पल्स है या ड्राइंग्स हैं, एग्जाम्पल्स में क्या क्या परफॉर्म किया हमने किस तरीके से, और अगर
केमिकल रिलेटेड इन्वेंशन है उसके अंदर तो एग्जांपल्स आर मस्ट टू बी इंक्लूडेड इन द डिस्क्रिप्शन। तो ये इंफॉर्मेशन हम डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ द इन्वेंशन में देते हैं। जो डिस्क्लोजर है इट हैज टू बी इन अ फॉर्मेट की जो वही एवरेज स्किल वाला एवरेज नॉलेज वाला पर्सन है वो उस डिस्क्लोजर के बेसिस पे उस पर्टिकुलर इन्वेंशन को इंडिया में परफॉर्म कर पाए। सो उतना सफिशिएंसी ऑफ डिस्क्लोजर होना चाहिए। एंड रेफरेंसेस टू द ड्राइंग हैज टू बी वेरी स्पेसिफिक। एंड इनका जो फॉर्मेट है प्रेफरेबल फॉर्मेट है वो है दिस इन्वेंशन इज इलस्ट्रेटेड विद द हेल्प ऑफ द accompanying drawings। जो भी मेंशन ऑफ द ड्राइंग नंबर हमारे यहाँ पे आ जाता है। अच्छा इन केस कोई ऐसा टर्म्स यूज किए हैं जो किसी और लैंग्वेज में है वी हैव टू राइट देयर इंग्लिश इक्विवेलेंट्स ट्रांसलेशन करके हमने उसके अंदर डिस्क्रिप्शन पार्ट में लिखना है। एंड वी हैव टू ट्राई टू अवॉइड यूज ऑफ वेग वर्ड्स स्लैंग या फिर कोलोक्विलिज्म्स बिकॉज दैट इज ऑब्जेक्शनेबल। इन केस हमने बायोलॉजिकल मटेरियल यूज किया है अपनी इन्वेंशन में अ, और वो डिस्क्राइब किया है हमने स्पेसिफिकेशन में और वो अवेलेबल नहीं है पब्लिक में एंड कैन नॉट बी डिस्क्राइब एडिक्वेटली तो हमें उस बायोलॉजिकल मटेरियल को डिपॉजिट कराना है। कहाँ पे हमने डिपॉजिट कराना है इंटरनेशनल डिपॉजिटरी अथॉरिटी अंडर द बुडापेस्ट ट्रीटी या तो ऑन द डेट ऑफ फाइलिंग या बिफोर द डेट ऑफ फाइलिंग। तो ये कहना क्या चाह रहा है ये कहना चाह रहा है कि हमने अगर अपने इन्वेंशन में बायोलॉजिकल मटेरियल यूज किया है और उसको हमने अपनी स्पेसिफिकेशन में डिस्क्राइब किया है लेकिन वो ऑलरेडी अवेलेबल नहीं है किसी भी इंटरनेशनल डिपॉजिटरी अथॉरिटी में तो हमें उस या उसका डिस्क्रिप्शन अवेलेबल नहीं है तो हमें उस बायोलॉजिकल मटेरियल को अवेलेबल कराना है। कैसे अवेलेबल कराएंगे हम उस बायोलॉजिकल मटेरियल को डिपॉजिट करेंगे विद द इंटरनेशनल डिपॉजिटरी अथॉरिटी या तो ऑन द डेट ऑफ फाइलिंग या फिर बिफोर द डेट ऑफ फाइलिंग सो दैट जब पब्लिकेशन हो तो इट इज अवेलेबल टू द पब्लिक। अब इंडिया में इंटरनेशनल डिपॉजिटरी अथॉरिटी कहाँ पर है? इंडिया में इंटरनेशनल डिपॉजिटरी अथॉरिटी दो है। एक तो है एमटीसीसी चंडीगढ़ विच इज माइक्रोबियल टाइप कल्चर कलेक्शन एंड जीन बैंक। ठीक है वी कैन विजिट देयर वेबसाइट एंड द अदर वन इज माइक्रोबियल कल्चर कलेक्शन एमसीसी पुणे। तो ये दो जगहों पे हम लोग अपना बायोलॉजिकल मटेरियल सबमिट कर सकते हैं इन केस इट इज नॉट प्रेजेंट हियर एंड इन केस इट इज प्रेजेंट तो उसका स्पेसिफिक नंबर हमें वहां पे मेंशन करना। नेक्स्ट जो है वही रेफरेंस हमने मेंशन करना है और स्पेसिफिकेशन में लिखना है और दिस हैज टू बी मेड विद दिस रेफरेंस ऑफ द मटेरियल हैज टू बी मेड विद इन 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग। तो उसमें क्या क्या इंक्लूड होना चाहिए हमारा सारा ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मटेरियल दैट इज रिक्वायर्ड टू बी यूज सो दैट उसको जो कोई और पर्सन हु हैज टू यूज कैन बी आइडेंटिफाइड एंड इंडिकेटेड including the name, address of the depository institution, date and number of deposit of the material at the institution. All the information need to be mentioned in the specification. Um, अच्छा, in case we have sent in a request for early publication of our application, तो उसके लिए भी we have to provide the reference on or before the date of filing of such request. Further, जो source and geographical origin है biological material का वो भी disclose करना है हमने and जो access to the material in the depository institution is available only after the date of application for the patent in India। तो जो बायोलॉजिकल मटेरियल हमने मेंशन किया होगा उसका जो एक्सेस है डिपॉजिटरी इंस्टीट्यूशन से वो तभी अवेलेबल हो पाएगा इन इंडिया व्हिच विल बी आफ्टर द डेट ऑफ एप्लीकेशन जब हमने वो फाइल कर दी है एप्लीकेशन। सो इवन बिफोर यू आर फाइलिंग दैट बायोलॉजिकल मटेरियल बिफोर द फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन इट इज only made available after the date of application after the date of filing। and in case of biotechnology related inventions हमें अपने कंप्लीट स्पेसिफिकेशन में रेलेवेंट सीक्वेंस आईडी जो है एसईक्यू आईडी जो है वो मेंशन करनी है एंड इसको हमने डिस्क्रिप्शन और क्लेम्स ऑफ स्पेसिफिकेशन में भी मेंशन करना है। आगे further discussing about in further videos we'll be discussing about the drawings and abstract and the other parts about the invention sorry about the specification। So for this video this is it, hope it helps, thank you very much।